मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सत्य प्रकाश। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम है, नाम क्या है आपका? तो सर नाम से स्टार्ट करते हैं आपके। सर मेरा नाम सत्य प्रकाश है। क्या मतलब होता है इसका? सर द वन हु बियर्स लाइट ऑफ ट्रूथ, जो सच के साथ खड़ा रहता है। तो आप एज ए सिविल सर्वेंट अपने आप को सच के साथ खड़ा रहने के लिए आतुर हैं भी या नहीं? यस सर। वेरी गुड। बिना अपना नाम और धर्म संप्रदाय दोहराए एक बार अपना संपूर्ण परिचय 4 लाइन में देने की कोशिश करें। सर मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जवाहर नवोदय विद्यालय से प्राप्त की। उसके बाद मैंने अपना बीटेक किया एनआईटी मणिपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। फिर मैंने 2 वर्ष तक हुआवे टेक्नोलॉजीज में बैंगलोर में जॉब किया और फिलहाल मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कितने साल से कर रहे हैं? सर 2019 से। 2019 से। ओके। आपने यहाँ पर एनआईटी से आपने अपना बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद आप चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से आप टेक्नोलॉजी में काम भी कर रहे हो, क्यों आप सिविल सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हो? सर शुरुआत से मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट रहा था और मैंने 2 वर्ष जॉब करके देखा तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि सिविल सर्विसेज मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। और सर जिस समाज से हम लोग आते हैं उससे जुड़ने का भी एक मौका मिलता है। तो ये फील्ड मुझे अपनी उस समय की तत्कालिक जॉब से ज्यादा आकर्षक लगी, तो मैंने इसलिए इधर स्विच किया सर। तो बेटर अपॉर्चुनिटी सिविल सर्विस आपको कैसे दे रहा है आपकी जॉब को अगर हम कंपेयर करें तो? सर इस जॉब में चैलेंजेस बहुत हैं और मल्टीपल रोल्स डिफरेंट रोल्स मुझे अज्यूम करने का मौका मिल सकता है। और सर उसके बाद लाइफ में भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा सर इस रोल में। एक चार दीवारी के भीतर बंद रह के मुझे कुछ नहीं करना है। मैं अपना होराइजन विकसित कर सकता हूँ, एज ए पर्सन ग्रो कर सकता हूँ सिविल सर्विसेज के साथ। तो आपने अपनी चॉइस क्या रखी है पहली इस बार? सर पहली चॉइस है मेरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अच्छा, तो उसमें आपको लगता है कि आप चार दीवारी में कैद नहीं होंगे और फील्ड फील्ड में रहेंगे हमेशा? सर हमेशा की बात तो नहीं कह सकते हैं। उसमें भी जो आएगा सर, ऑफिस जॉब करने का टाइम आ सकता है। पर सर उसका स्कोप इतना बड़ा है कि अगर व्यक्ति इच्छुक हो तो और अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाए जरूर। ओके, तो आपका बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? सर मैं बलिया उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो उत्तर प्रदेश से आप संबंध रखते हैं बलिया से। तो सबसे पहले तो ये बताइए, बलिया कौन से मंडल में आता है उत्तर प्रदेश में? सर आजमगढ़ मंडल में। और कितने टोटल मंडल आपको यूपी में देखने को मिलते हैं? सॉरी सर, ये नहीं बता पाऊंगा, ध्यान अच्छा, नहीं। अगर हम बात करें आपकी उत्तर प्रदेश के रहने की, उत्तर प्रदेश में आपकी स्कूलिंग हुई है, सब कुछ जी सर। उत्तर प्रदेश में हुआ है, तो फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? यूपी पीसीएस को क्यों नहीं आपने प्रेफर किया? सर ऐसा नहीं है कि मैंने यूपीपीसीएस को प्रेफर नहीं किया, मैंने दोनों के लिए ही टारगेट किया था। और सर बलिया के जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ यूपी और बिहार सर एक तरह से वहाँ पे मेल्टिंग पॉट है सर। हमारी कल्चर्स दोनों साइड एक ही समान है। हम कुछ भाग हमारा बिहार में भी आता है। तो सर मेरे लिए यूपी और बिहार सिमिलर ही है, जैसा हम लोगों ने शुरू से देखा। अच्छा, अगर आपको कल की डेट पे आप बीपीएससी में तो सिलेक्ट हो ही गए, मान लीजिएगा यूपी पीसीएस में भी सिलेक्ट हो जाते हैं, उस केस में आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? यूपी में आएंगे फिर या फिर बिहार में ही कंटिन्यू करेंगे सर्विस अपनी आप? सर ये बहुत हद तक तो किस जॉब के लिए मेरा सिलेक्शन होता है उस पर डिपेंड करेगा। अगर मेरे पास बिहार में ऑलरेडी डीएसपी का पोस्ट रहता है तो फिर शायद मुझे नहीं लगता है कि मुझे ये एग्जाम दोबारा देने की जरूरत भी पड़ेगी। परंतु अगर सर किसी कारणवश नीचे कुछ मिलता है तो फिर मैं पोस्ट के हिसाब से मैं सर स्विच कर सकता हूँ। अच्छा, अगर यूपी में आपको कोई और पोस्ट मिलती है तो आप फिर स्विच कर सकते हैं यूपी पीसीएस के लिए? सर अगर इक्विवेलेंट होगी तो नहीं करना है सर। हम्म। अगर अच्छी कुछ मिलती है तो सर उस हिसाब से कर सकते। तो आपको ये नहीं लगता कि आप डायरेक्टली यूपी पीसीएस में ही अपने आप को अपियर करते सबसे पहले? क्योंकि ऐसे तो फिर बीपीएससी में सिलेक्ट हो गए आप, बाइलकली आपका फिर यूपी पीसीएस में भी हो गया, तो फिर एक बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सीट थोड़ी सी आप पर खराब होने की चांसेस लग रहे हैं। सीट को खराब हो जाएगी सीट, और वैसे भी देश में एम्प्लॉयमेंट की इतनी कमी है, तो आप फिर कैसे कैटर करेंगे इस तरीके से? सर एम्प्लॉयमेंट की तो देश में कमी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है। अभी फिलहाल में बेरोजगारी दर सर 7-8% के आसपास घूम रही थी और इस पे बहुत चर्चा भी हो रही है। पर सर ये सीट खराब होने से मैं थोड़ा भिन्न सोचता हूँ सर।
मैं ऐसा सोच के ही नहीं आ रहा कि मुझे जाना ही है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है सर। लेकिन अगर किसी कारणवश मुझे मिलता है कुछ अच्छा, जिसके भी चांसेस सर बहुत कम होते हैं, तो मैंने अपना पूरा संपूर्ण समर्पण इस एग्जाम को दिया है। और उसके बाद जो मुझे पद अभी मिलेगा, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा सर। ओके। अच्छा, जहां तक हम बात करते हैं आपके एनआईटी की, कितने एनआईटी इस समय इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं टोटल? सर एग्जैक्ट नंबर तो फिगर मुझे नहीं पता है सर, लेकिन अराउंड 30 है सर। 30 अराउंड है, ओके। तो आप क्या समझते हैं कि राष्ट्रीय जो प्रौद्योगिकी संस्थान जितने भी भारत के अंतर्गत हैं, ये सही तरीके से काम कर रहे हैं अपना? इसमें जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दी जा रही है, नहीं दी जा रही? इसके लिए आपका क्या कहना है? जी सर, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है और इनका फंक्शन भी सर बहुत अच्छे से चल रहा है। नए नए जो कुछ एनआईटीज बन रहे हैं, उनमें अभी थोड़ी बहुत मूलभूत सुविधाओं की को विकास करने की जरूरत है सर। वो भी धीरे धीरे हो जा रहा है और फिर उसके बाद ये लोग रिजल्ट डिलीवर भी कर। अच्छा, आप एनआईटी मणिपुर से पढ़े हैं। मणिपुर की ऐसी कौन सी दो समस्याएं हैं जो हमारी नेशनल इश्यूज के अंतर्गत आप देखते हैं? सर मणिपुर की दो समस्याएं, एक तो इंसर्जेंसी है सर मणिपुर में, हम्म। जो जिसपे कि बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। दूसरी सर कनेक्टिविटी की इशू है। रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए मणिपुर के पास सर केवल दो ही हाईवे है। एक दीमापुर होके जो कोहिमा होते हुए जाता है, और दूसरा सर सिलचर के रास्ते से। तो मणिपुर थोड़ा अलग थलग सा पड़ जाता है किसी प्राकृतिक आपदा के समय में, या फिर इंसर्जेंसी जब अपने पीक पे होती है। तो अभी सरकार ने कोई लेटेस्ट सरकार की दो स्कीम जो स्पेशली मणिपुर को प्रतिभूत करती हैं, जो आपने अभी सुनी हो हाल फिलहाल में, पिछले साल में? एक तो सर अभी जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था, उसके लिए सरकार ने सेना का उपयोग करके इस वायलेंस पे बहुत हद तक काबू प्राप्त किया। और दूसरी सर कनेक्टिविटी के हिसाब से वहाँ का थुलियल एयरपोर्ट को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा रहा है, और रेलवे को मणिपुर में पहली बार पहुंचाया जा रहा है जिरीबाम के थ्रू। तो Okay. रेलवे की कनेक्टिविटी भी वहाँ पे मजबूत की जा रही है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड पे जाएं तो कितना आपका ग्रेड रहा है एनआईटी की दुर्गापुर में, मतलब मणिपुर में जब आप पढ़े हो, कितना ग्रेड से आपका सिलेक्शन हुआ? सॉरी सर। ग्रेड कितना, परसेंटेज कितना आपने प्राप्त किया है? सर 8.54 CGPA सर। 8.54, ओके। अगर मैं आपसे बात करूं आज की डेट में, आप बिहार एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ रहे हैं एज एन डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप अपनी इस ग्रेजुएशन का जो आपका सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, उसको किस तरीके से साइबर सिक्योरिटी को कैटर करने में हेल्प करेंगे अपने राज्य प्रशासन को ध्यान में रखते हुए? सर कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से होने से, अगर साइबर सिक्योरिटी का कोई मैटर है सर, तो पहली बात मैं समस्या को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा। अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं उसका कुछ कोर्स भी ले सकता हूँ, जो अगर मेरे डोमेन से आज तक बाहर रहा है, उसमें मुझे बहुत आसानी होगी। और एक बार अगर आप समस्या को अच्छे से समझ सकते हैं सर, तो फिर हम उसका बहुत बेहतर कुछ उपाय निकाल के ला सकते हैं। मैं उसमें टेक्निकलिटीज को और एडमिनिस्ट्रेशन को मर्ज करके एक अच्छा सॉल्यूशन प्रस्तुत कर सकता हूँ। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एजुकेशन से काफी अच्छा बिलोंग करते हैं, आपका परसेंटेज भी अच्छा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या कंडीशन सही है आपके जिले में से जहां से आप आते हैं? वहां पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स अवेलेबिलिटी थी या नहीं? आपके अकॉर्डिंग कैसा लगता है आपको वहां का माहौल, और क्या उसमें सर सुधार की जरूरत है अभी? सर जवाहर नवोदय विद्यालय जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ हम्म। तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर जिस जिस स्तर के मैंने स्कूल देखे थे अपने बचपन में अपने गांव में, उनसे तो कहीं बहुत ज्यादा बेहतर था सर। पढ़ाई भी इतनी बेहतर कि जितना एक गांव का बच्चा कल्पना नहीं कर सकता है। और मुझे तो कोई कमी नजर नहीं आई सर इस तरह से, इस हिसाब से। जवाहर नवोदय विद्यालय में आज के डेट में अगर मैं बाहर निकल के कंपेयर करता हूँ, तो मुझे एक आध कमियां कुछ नजर आती हैं कि उसमें सॉफ्ट स्किल पे थोड़ा फोकस किया जा सकता है, बच्चों के सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट पे। क्योंकि 75% बच्चे जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। बाकी सर मेरे हिसाब से तो नवोदय विद्यालय गांव के बच्चों के लिए एक वरदान ही है सर। अच्छा, अभी एक साथी पोर्टल बड़ा चर्चा में चल रहा है। कुछ दिन पहले आईआईटी कानपुर के साथ वहां पर कोलैबोरेशन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। क्या है साथी पोर्टल, ये क्या समझते हैं साथी पोर्टल से आप? सॉरी सर, मैं कुछ ऐसा रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, ओके। अच्छा, तो आपको ऑप्शनल समाजशास्त्र रहा है ये, तो ये सब्जेक्ट लेने का कारण आपका ऑप्शनल लेने का?
सर समाज मैंने ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय काफी सारे विषयों का अध्ययन किया। शुरुआती में देखा, फिर मैं उनके सब्जेक्ट लिस्ट पे गया सर और कंटेंट्स पे गया, तो समाज शास्त्र से मुझे कुछ ज्यादा जुड़ाव महसूस हो सका। मुझे लगा कि इस विषय को मैं काफी लंबे समय तक बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ सकता हूँ, इसलिए मैंने समाज शास्त्र का चयन किया। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अगर आज अब अपने समाज में देखें तो जो महिलाओं का LFPR है, LFPR समझते हैं आप? यस सर। क्या होता है LFPR? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सर। ये आज का डेक्लाइन कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? चार प्रमुख कारण क्या है महिलाओं के LFPR के गिरने के भारत के अंतर्गत? सर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का सर जो एक नॉर्मल कर्व बनता है, तो अगर कोई परिवार एक्सट्रीम पॉवर्टी में है तो हम्म, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ऊपर रहता है। जैसे जैसे उसकी आमदनी बढ़ती है, तो धीरे धीरे वो आमदनी के बाद वो डिक्लाइन करता है। हम्म, और फिर उसके बाद जब परिवार एक ये सर कोई थंब रूल नहीं है, ये ऐसी मान्यता है। तो हम्म, भारत में भी वो स्थिति है सर कि जहाँ पे मिडिल क्लास का मिडिल क्लास का जो अर्निंग है सर, वो इंक्रीज होने की वजह से महिलाओं पे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं कि उनको फिर छोटे कामों के लिए घर से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे जब पॉवर्टी में डिक्लाइन हुआ है 2005 से 15 के बाद सर, मनरेगा वगैरह के बाद, उसके बाद सर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन डिक्लाइन हुआ है फीमेल गाँव में सर। अच्छा, अगर और हम आज के इस दौर को मॉडर्नाइजेशन से जोड़कर देखें, आज से आधुनिकरण को हम जोड़कर देखें, LFPR को महिलाओं के, उससे आप क्या समझते हैं कि आज की डेट में जो महिलाओं आधुनिकरण का दौर चल रहा है, क्या उससे आज की डेट में LFPR जो है महिलाओं का वो घटा है? सर मॉडर्नाइजेशन की वजह से घटेगा, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा सर ये उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से हो रहा है सर। जैसे शहरों में आजकल फीमेल सिक्योरिटीज की प्रॉब्लम भी बहुत हाईलाइटेड है। हम्म, उसकी वजह से भी फैमिलीज अपने गर्ल चाइल्ड को शहरों में अकेले भेजने से कतराती हैं। तो इससे भी सर असर पड़ा है। रूरल और अर्बन दोनों जगह पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घटा है सर। अच्छा, बिहार में अगर हम महिलाओं की स्थिति को सुधारने की बात करें और हम अगर कॉम्प्रिहेंसिव बात करें महिलाओं की स्थिति को सुधारने की, चाहे वो आपकी हो सकती है महिलाओं को सुधारने की बात दो चीजों में, एजुकेशन में उनकी और उनकी जो लाइवलीहुड है या उनको एम्पावर करने की बात की जाए, तो बिहार सरकार की कोई दो प्रमुख योजनाएं जो आपको बताऊं। सर बिहार सरकार महिलाओं के लिए बहुत सारे योजनाएं हैं। एक सर उनको सोशली एम्पावर करने के लिए और इकोनॉमिकली उनको वायबल बनाने के लिए बिहार सरकार ने एक आजीविका स्कीम का शुरुआत किया है सर, हम्म, जिसमें फीमेल सेल्फ हेल्प ग्रुप पे बहुत फोकस है। हम्म, दूसरा जैसे महिलाओं को एक स्वरोजगार के लिए सर दीदी की रसोई नाम से एक कम्युनिटी किचन चलता है, जहाँ हम्म, पे पूरा पार्टिसिपेशन फीमेल्स का ही रहता है। फिर ओके, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सम्मान योजना करके योजनाएं चलती हैं सर, ओके, जो एजुकेशन को प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, थैंक यू। यस सर। हेलो सत्यप्रकाश। यस सर। आपका नाम सत्य प्रकाश है। मैं इससे रिलेटेड एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। सत्यार्थ प्रकाश किताब के बारे में आपको पता है? यस सर। ये किताब किसने लिखी थी और इनका विषय क्या था? जरा मुझे इसके बारे में बताएं। सर ये दयानंद सरस्वती जी के प्रकाशन से निकलती, आर्य समाज के प्रकाशन से निकलती थी वो। हम्म, आजादी के समय में सर इसका बहुत योगदान रहा है। वो अपने वैदिक विचारधाराओं को सर, जो वैदिक मान्यताएं थी उनकी, जिस जो वेदों की तरफ चलो उन्होंने जो नारा दिया था, उसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने इस पुस्तक में किया था। अच्छा। तो आपने रिवाइवलिस्ट मूवमेंट और रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ा है? यस सर। तो आपको क्या लगता है कि जो आर्य समाज था वो किस टाइप का मूवमेंट था? सर आर्य समाज को पूरी तरह से रिवाइवलिस्ट नहीं कहा जा सकता। वो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही था, क्योंकि आर्य समाज ने वैदिक समाज बनाने की परिकल्पना नहीं की थी। आर्य समाज ने वेदों को एक सुप्रीम अथॉरिटी मानने की परिकल्पना की थी। आर्य समाजी कभी भी वैदिक सभ्यता की तरफ वापस लौट के और आधुनिकता को पूरी तरह से नकारने के पक्ष में नहीं रहे। ठीक है। आपने अपने डैफ में लिखा है कि आप बलिया से आते हैं। यस सर। बलिया को बागी बलिया भी बोला जाता है। यस सर। इसके पीछे क्या रीजन है, आपको बताइए जरा। सर स्वतंत्रता के आंदोलन में सर 1857 में
मंगल पांडे जी ने बैरकपुर में विद्रोह किया था, वो बलिया से ही थे सर। जब 1942 में समानांतर सरकारें बनने लगी, पैरेलल गवर्नमेंट, तो उस समय जीतू पांडे जी ने बलिया में एक सप्ताह के लिए सर समानांतर सरकार भी चलाई थी। उसी समय से ये नारा सर बहुत प्रचलित है, और बलिया को बागी बलिया के रूप में जाना है। ठीक है। आप बिहार पीएससी में एग्जाम दिए हैं, रहने वाले आप उत्तर प्रदेश के हैं। मैं बिहार से रिलेटेड कुछ चीज पूछना चाहूंगा। जी आजादी के सर। 75 साल बाद भी हम बिहार को एक बीमारू स्टेट के रूप में जानते हैं। तो ये बीमारू स्टेट या एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, ये क्या चीज है, इसके बारे में जरा बताएं। सर बीमारू जो है एक एक्रोनिम है, जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन चार राज्यों को ऐसा माना गया था जिनको कि इनके ग्रोथ रेट में बहुत कमी है और इनके सोशल इंडिकेटर्स बहुत पुअर है। तो इन स्टेट्स को कलेक्टिवली रिप्रेजेंट करने के लिए बीमारू स्टेट कहा गया था सर। और जहां तक इम्पावर्ड एक्शन ग्रुप की बात है सर, ये भारत सरकार की योजना है, जिसमें कुछ स्टेट्स को पिक किया गया है, और उन स्टेट्स की सोशल इंडिकेटर्स के हिसाब से उनके लिए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी तैयार की जा रही है सर। तो ये कौन से सोशल इंडिकेटर्स हैं जिस पे काम करने की जरूरत है बिहार में स्पेसिफिकली? सर बिहार में तो सबसे पहले शिक्षा की सर लिटरेसी रेट है। लिटरेसी रेट पे फिर पावर्टी है सर। मल्टी डायमेंशनल पावर्टी भी बिहार का पुअर है पूरे देश में। फिर सर हेल्थ इंडिकेटर्स भी पुअर है। ठीक है। अगर लिटरेसी की बात करें तो बिहार में कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, और सबसे कम लिटरेसी रेट वाला जिला कौन सा है, इसके बारे में बताएं। सर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो बिहार में रोहतास जिले में है, लेकिन सबसे कम, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा ठीक है। ठीक। अगर सेक्स रेशियो की बात करें, आपको क्या लगता है कि बिहार और यूपी की हम बात करें तो सेक्स रेशियो कम है नेशनल एवरेज से, रहा। अगर हम बात करें तो इसके पीछे रीजन क्या है? और अगर आपको मौका दिया जाए कि आप इसके रिस्पेक्ट में कुछ कर सकते हैं, तो आप क्या ऐसी इनिशिएटिव्स लेना चाहेंगे जिससे बिहार का सेक्स रेशियो अच्छा हो? सर सेक्स रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो सर फीमेल की समाज में स्थिति को सुदृढ़ करना होगा। डायरेक्टली अगर केवल सेक्स रेशियो पे फोकस किया जाए तो शायद वैसे रिजल्ट ना मिल पाए। अगर हम महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देते हैं तो सेक्स रेशियो धीरे धीरे अपने आप सुधर जाएगा सर। हर फील्ड में महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए सर। इकोनॉमिक में फील्ड हो या सोशल फील्ड्स में या फिर पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो बात चल रही है सर, इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो बहुत सुधार हो सकता है। और जहां तक बात रही सर क्यों पिछड़ापन है, तो सर इसके ऐतिहासिक कारण भी है। शुरुआत से ही सोशल इंडिकेटर्स अच्छे नहीं होने की वजह से, समाज में फ्यूडलिज्म थोड़ा बहुत बाकी होने की वजह से मुझे लगता है सर कि ये इंडिकेटर्स उतने अच्छे नहीं है, सेक्स रेशियो। ठीक है। आपका ऑप्शन सोशियोलॉजी था। जी सर। सोशियोलॉजी में एक वर्ड होता है ओरिएंटलिज्म। ये ओरिएंटलिज्म का मतलब क्या होता है, बताइए। सर ये एक ऐसी विचारधारा है जो वेस्ट के स्कॉलर्स ने थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज के को उनकी पर्सपेक्टिव को डिफाइन करने के लिए खुद का पर्सपेक्टिव उनके नाम पे थोपते हैं सर, उसको ओरिएंटलिज्म कहा जाता अच्छा। और इंडोलॉजी क्या होता है? है सर। इंडिया को इंडिया के लेंस से देखना इंडोलॉजी कहा जाता है सर। जैसे इसकी शुरुआत भारत में जीएस घुरे साहब ने की थी। जीएस घुरे ने भारतीय साहित्य का और बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करके भारतीय समाज को भारतीय लिटरेचर के हिसाब से उन्होंने डिफाइन किया कि भारत के में जो सामाजिक समीकरण है वो क्यों है और कैसे है। ठीक है। आपने भी बात की आप मणिपुर में आपकी पढ़ाई हुई है। मणिपुर में रिसेंटली जो दंगे हुए, उसमें दो कम्युनिटीज का नाम आया था। वो कौन सी कम्युनिटीज थी? सर एक तो मैतेई और दूसरे कुकी। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सर मैतेई जो है वो वैष्णव हिंदू है, और कुकी समाज ट्राइबल, इनको एसटी का स्टेटस प्राप्त है, और इनका मास कन्वर्जन होके इसमें मेजोरिटी क्रिश्चियन है सर। और मेती मेती भी ट्राइब है? मैतेई को एसटी का स्टेटस अभी नहीं प्राप्त है सर। अच्छा। विवाद इसी वजह से था। मैतेई जो है सर वो प्लेन एरिया में रहते हैं सर। इम्फाल का जो एरिया है मणिपुर का वो प्लेन एरिया है सर, इम्फाल के आसपास का। और कुकी ट्राइब्स जो है वो हिल ट्राइब्स हैं सर। उनका हिल्स पे उनका निवास है सर। अच्छा।
तो आपको क्या लगता है कि जो इंसर्जेंसी की हम बात करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट क्यों है? इसके पीछे दो तीन मुख्य कारण बताइए आप मुझे। सर एक तो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट पॉलिसी जो अंग्रेजों के समय में थी सर, उसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा मेन स्ट्रीम से कट गया, जो ट्राइबल पॉलिसी थी। दूसरी सर, चाइना वॉर के बाद जिस तरह से भारतीय सेना ने वहां के लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि भारतीय सेना ने अबेंडन कर दिया था नॉर्थ ईस्ट को। नॉर्थ ईस्ट में उस तरह से बचाव नहीं हो पाया जब चाइना ने आक्रमण किया था। और सर फिर मुख्य धारा में थोड़ी बहुत इधर दिल्ली में उनको जो फेस करना पड़ता है, रेशियल जो प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस हैं सर, उसकी वजह से भी नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा कटा हुआ सा रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइए गंगा रिवर बिहार से बहती है, तो ऐसे कितने जिले हैं जिसके जो गंगा के तट पे बसे हैं बिहार में? सर सॉरी सर, एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा सर। ठीक है। आपने एक वर्ड बोला था, अनएम्प्लॉयमेंट, कि भारत में अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगभग 7-8% है। मुझे यस बिहार का बताइए कि बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, और वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए सरकार की कौन सी प्रमुख योजना है, बिहार सरकार की? सर, बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जानकारी सर मुझे नहीं है। और सॉरी सर, अभी कोई ऐसी स्कीम भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। आपका जो ऑप्शनल है सोशियोलॉजी, तो आपने आपको क्या लगता है कि जैसे आप एसडीएम बनते हैं या डीएसपी बनते हैं बिहार में, आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे हेल्प करेगा, इसके बारे में जरा बताइए। सर समाज की समस्याओं की जड़ क्या है, उसके मूल क्या है, उसको समझने में समाजशास्त्र से बहुत मदद मिलती है। सोशियोलॉजी में हम समझ सकते हैं कि अगर कोई विवाद हो रहा है दो ग्रुप के बीच में, तो ये विवाद केवल जो इशू दिखाई दे रहा है सतह पे उसकी वजह से नहीं है, उसके रूट कॉज को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है एक सोशियोलॉजिस्ट की नजर से देख के। फिर उस रूट कॉज को एड्रेस करना सर एज एन एडमिनिस्ट्रेशन आसान बन जाता है। दूसरी बात सर, अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन करना हो तो उसमें अगर समाजशास्त्र की पहचान हो तो डेटा को अच्छे से गैदर किया जा सकता है और उसको ऊपर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए सही तरीके से उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। भंवर सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सत्य प्रकाश। और सत्य, आपने अपनी ग्रेजुएशन मणिपुर से की है यस सर। और बेसिकली आप बलिया से हैं यस सर। और आप जॉब करना चाहते हैं बिहार में। यस सर। तो इतना सारा, मतलब व्हाई सो मच ऑफ स्विचिंग ऑफ प्लेसेस? आई लाइक ट्रैवलिंग सर। यू आई लाइक लाइक डिफरेंट। तो इन तीनों जगह के अलावा कहाँ कहाँ घूमे आप? उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर को छोड़कर आप कहाँ कहाँ आपने ट्रैवल किया है? सर मैंने 9th स्टैंडर्ड में केरल में पढ़ाई करी की है 1 साल। फिर मैंने बैंगलोर में 2 साल जॉब किया है। हम्म, फिर ट्रैवल तो सर मैंने जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, राजस्थान, फिर कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओके। 5-6 स्टेट्स छोड़ के सर लगभग सारे स्टेट्स को कवर किया है। तो ये हॉबी है या मतलब आप वर्क के लिए ट्रैवल करते हैं? सर हॉबी भी है, अच्छा भी लगता है, और ऐसे संयोग बने हैं सर जैसे जिसमें मुझे कुछ अलग से खर्च करके ट्रैवल करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मुझे ऐसी जगहों पे जाना पड़ा सर। अच्छा। अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, अभी आप मणिपुर की बात कर रहे थे और यस आपकी सर। पहली प्रेफरेंस है वो बीपीएस है ना, पुलिस सर्विस में आप जाना चाहते हैं। यस सर। आपको अगर जो है एज अ डीएसपी आप वहां पर हैं, कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर कि दंगा हो जाता है, वायलेंस हो जाती है, तो आपका पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप तो सर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है कि वायलेंस की स्थिति बिगड़े नहीं, जैसी यथास्थिति बनाई जाए, और सब कुछ जो भी वायलेंस हो रहा है इमीडिएटली उसको स्टॉप किया जाए, और जो लोग घायल हैं उनकी इलाज कराई जाए। अच्छा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वही मैं समझना चाह रहा हूँ, आप कैसे मेंटेन करेंगे? आपका स्टेप क्या होगा? व्हाट स्टेप यू विल टेक? सर अगर कहीं पे दंगा हो रहा है तो वहां पे जो इमीडिएट लोकल पुलिस बल वहां पे मौजूद हो सकती है उसको भेजा जाएगा।
और सर वहाँ पे रिजर्व बल की भी मदद ली जा सकती है, जो दंगा रोकने के लिए एक्सपर्ट होते हैं। और फिर लोकल जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से एम्बुलेंस को भी भेजा जा सकता है सर वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। आपके पास अगर कोई व्यक्ति आता है, दो मेल एंड फीमेल्स आर देयर, ठीक है, दो लोग आते हैं आपके पास और कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं, एंड प्रॉब्लम इज कि वो दोनों अलग अलग कम्युनिटी से हैं, ठीक है, और वो आपके पास आते हैं, कहते हैं कि हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपके पास जो है कुछ धर्म गुरु आपके साथ मिलने आते हैं। वो कहते हैं अगर ये शादी हुई तो फिर दंगा हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? सर सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि जो लोग शादी करने आए हैं वो बालिग हैं कि नहीं। अगर ये एडल्ट हैं तो फिर संवैधानिक रूप से सर इनका अधिकार बनता है, और इनके मौलिक अधिकार, इनके अधिकारों का संरक्षण करना सर हमारा काम है। और दंगा जहां तक हो जाने की बात है सर, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की आवश्यकता होगी कि इनको सरकारी संरक्षण भी दिया जाए। इनका विवाह भी अगर ये चाहते हैं तो संपन्न करवाया जाए सरकारी संरक्षण में, और कोई दंगा ना हो इसको भी इंश्योर किया जाए। ओके। अच्छा सत्य प्रकाश, अभी हाल फिलहाल में ही जो है सरकार ने नए कुछ कानूनों को आपका जो है अनुमति दी यस सर। है ना, जो आईपीसी वगैरह है वो सब चेंज करके। तो अभी आपको क्या लगता है कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं और साथ ही साथ वो कैसे बेनिफिट करेगा? क्या नए चेंजेस क्या उसमें इंट्रोड्यूस किए? सर जो पुराने समय से आईपीसी चलते आ रही थी उसके लिए सर तीन नए लॉज को लाया गया है। आईपीसी को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी को रिप्लेस करने के लिए भारत नागरिक सुरक्षा संहिता, और एविडेंस एक्ट के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तीन एक्ट्स को प्रेजेंट किया गया है। इसमें सर जो कॉलोनियल टर्म्स थे उनको रिप्लेस किया गया है, जैसे बैरिस्टर, हर मैजेस्टी, इनका जो रेफरेंस था उसको ओमिट किया गया है। तो इसको मूल से भारतीय बनाया गया है इन एक्ट्स को। फिर इनका लॉजिकल सीक्वेंस भी अरेंज किया गया है सर। लॉजिकल सीक्वेंस में जैसे पहले रेप और मर्डर जैसे हीनियस क्राइम को पहले आगे रखा गया है। फिर उसके बाद इसमें पहली बार सर आईपीसी में आतंकवाद का कोई जिक्र नहीं था, तो इसमें टेररिज्म को ऐड किया गया है। टेररिज्म की डेफिनेशन जो यूएपीए की है वही डेफिनेशन इसमें लाई गई है। और इन एक्ट्स को पूरी तरह से एक प्रयास किया गया है कि इसको भारतीय मूल से रूप से भारतीय बनाया जाए सर, और कॉलोनियल लेगेसी को शेड किया जाए इस। ओके। सत्य प्रकाश, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सर मुझे पब्लिक स्पीकिंग अच्छा लगता है सर। मैं वाद विवाद और आशु भाषण में प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा, तो वाद विवाद की कौन सी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया आपने? कोई मेडल्स वगैरह जीते आपने अभी तक? यस सर। मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ संभाग में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अच्छा, ओके, गुड। और इसके अलावा पब्लिक स्पीकिंग के अलावा? पब्लिक स्पीकिंग के अलावा सर मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। आई डू कुकिंग। ओके। कौन सा डिश आपकी फेवरेट है? सर बिहार में और यूपी में हमारे लिट्टी चोखा बनता है सर, वो मैं अच्छा बना लेता हूँ। ओके, ठीक है। अच्छा, मेरे को थोड़ा बलिया के बारे में बताइए। सर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। दो नदियां यहाँ से गुजरती हैं, गंगा और घाघरा। इनका संगम भी बलिया के बाद जो बिहार का पहला जिला है छपरा में होता है सर। बलिया का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। ऐसा माना जाता है कि महाराज बलि की राजधानी थी। पर सर इस स्टोरी को कंफर्म करने के लिए मुझे कुछ साक्ष्य नहीं मिल पाया, पर ये मान्यता है लोकल लेवल पे। और फिर महर्षि भृगु की भी तपोभूमि थी सर बलिया। हम्म, आधुनिक भारत में बलिया ने एक प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी को दिया है देश को, वो भी बलिया से ही आते थे। ओके। और कुछ? और क्या सर फेमस है बलिया बलिया में? की, सॉरी सर, बलिया में क्या फेमस है? बलिया में सर एक दरदरी मुनि के नाम पे मेला लगता है सर, वो बहुत फेमस है। और फिर एक सुरहा ताल है सर, जहाँ पे बर्ड सेंचुरी टाइप का है छोटा सा, वो फेमस है सर। ऑलराइट। अच्छा, यहाँ पर कभी जो आप बलिया बता रहे हैं ये बिल्कुल आपका बॉर्डर एरिया है, यस सर।
है ना। तो आपने यहाँ पर कभी वो देखा है कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि बॉर्डर से क्रॉस बॉर्डर जो है आपका स्मगलिंग और बाकी सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ऐसी जगह पर पोस्ट हो जहां पर कि आपका जो है बॉर्डर लग रहा हो, और वहां पर आप अगर ऐसा कुछ भी देखें कि देर आर सम आइटम्स, इलिसिट आइटम्स, जो कि आपका एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे सर एज ए बॉर्डर। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग? आप अभी सर्विस में नहीं है, एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आप क्या करेंगे? ओके सर, बॉर्डर स्टेट बॉर्डर है या नेशनल बॉर्डर सर? स्टेट बॉर्डर है। स्टेट बॉर्डर। तो सर स्टेट बॉर्डर पे पुलिस चेक पॉइंट्स होते हैं सर। अगर कुछ इलिसिट आइटम ऐसा है तो मैं उनको कांटेक्ट कर सकता हूँ सर। ऐसी एज ए ह्यूमन बीइंग अपनी लिमिटेशंस हैं सर, जहाँ पे हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। और जो ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं जो इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो दे विल नॉट हेजिटेट टू टेक चूज वायलेंस। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जा सकता है, रखना पड़ेगा सर, क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा को इंश्योर करते हुए इस चीज को रिपोर्ट करनी होगी, और मैं उन चौकियों पे रिपोर्ट कर सकता हूँ जो इसके लिए जिम्मेदार है। ओके। अगर हम बात करें आपका जो सब्जेक्ट था, ठीक है, आपने आईटीआई मणिपुर या आईआईटी मणिपुर से किया है? एनआईटी मणिपुर सर। एनआईटी मणिपुर से, ओके। आपने एनआईटी मणिपुर से क्या किया है यहाँ पर? कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में बीटेक किया है सर। अच्छा, बीटेक किया है। तो बीटेक के बाद फिर, अगर मैं बात करूँ आपका बीटेक के बाद फिर आपने सोशियोलॉजी क्यों चूज किया एज ए सब्जेक्ट? सर सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग तो सर ऑप्शनल में है ही नहीं, तो मेरे पास सारे ऑप्शन खुले हुए थे। तो फिर मैंने देखा था सर कि कौन सा सब्जेक्ट मेरी पसंद के हिसाब से, जिसे मैं लंबे लंबे समय तक पढ़ सकूं इंटरेस्ट के साथ, और जो मुझे मार्क्स भी फेच करके दे, ऐसा सब्जेक्ट मुझे सोशियोलॉजी नजर आया। ओके। बीपीएससी के अलावा भी आपने और कोई एग्जाम दिया है? यस सर। कौन सा? यूपीएससी का मेंस दिया है सर 2 बार। यूपीएससी का मेंस दिया है 2 बार? यस सर। और यूपीएससी, सॉरी, उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है? सर उसका भी दिया है, पर मैं उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाया। अच्छा, उसमें प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। ऑलराइट। तो सपोज आपको जो है यहाँ पर बिहार में आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है बीपीएससी में, ठीक यस है, और आपको जो है पोस्टिंग मिल जाती है, और उसके बाद फिर आपके क्या प्लान्स हैं? आप आगे भी यूपीएससी देंगे? सर यूपीएससी का मेरा अटेम्प्ट खत्म हो चुका है। अब मेरे पास बीपीएससी के बाद एक ऑप्शन यूपीपीएससी बचता है सर, और बीपीएससी। सिंस ओके। इस बार सर बीपीएससी में एसडीएम की पोस्ट नहीं है सर एक भी, तो एसडीएम को परस्यू करने के लिए मैं बीपीएससी का अटेम्प्ट आगे दे सकता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सत्य प्रकाश, आपका काफी, अगर हम फीडबैक की बात करें तो नॉलेज बेस तो काफी आपका अच्छा है, बहुत अच्छा बेस है नॉलेज का, और आप पैनलिस्ट के आंसर बहुत अच्छे तरीके से दे भी रहे हैं। दूसरा, बिहार का जो बेसिक टच है आपके पास, उसकी कमी लग रही है थोड़ी सी। थोड़ा बिहार के बारे में आप डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ें, क्योंकि जब डायमेंशनल इंटरव्यूज होते हैं तो कोई भी इंटरव्यू पैनलिस्ट होते हैं तो वो बिहार से क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे बिहार के बेसिक क्वेश्चन जैसे आपसे यश सर ने पूछे, तो उसमें थोड़ा सा आपको हिचकिचाए। बिहार की जो मेजर स्कीम्स हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी वगैरह की हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट रेशियोज वगैरह हैं, वो आपके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके। तीसरा, आप जो बोल रहे हो ना बेसिकली, तो बोल तो अच्छा रहे हो, कॉन्फिडेंस में बोल रहे हो, चांसेस मतलब कॉन्फिडेंस में बोल तो रहे हैं, लेकिन एक दिख नहीं रहा है कॉन्फिडेंस। थोड़ा सा चेहरे पे हल्का सा स्माइल रखिए। अगर सर ने आपसे आपकी कुकिंग के बारे में पूछा, ट्रेवलिंग के बारे में पूछा जब भवर सर ने, तो आप बहुत एकदम से मुस्कुरा दिए। तो वैसी ही चीज थोड़ी सी इंटरव्यू में बोलते टाइम भी आपके अंदर चेहरे पे एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए। चौथा, आपका बाल छोटे करवाएंगे ना, ये तो हेयर्स तो छोटे, यस सर। हाँ, हेयर्स छोटे रखना, और ये सूट यही पहन के जा रहे हैं आप अपना, यस सर। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे जो आपके बटन सा लग रहा है, ये थोड़ा प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ रहा है बेसिकली ये। हाँ सर, इसको रिमूव करना है मुझे, पर मैं कर नहीं पा रहा हूँ कैसे करना है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। हाँ, इसको टेलर के पास जाके आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब प्रोफेशनल सूट नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शादी में जा रहे हैं आप। ओके सर। बाकी एवरीथिंग इज ओके, और अगर मीन्स अच्छा रहा है तो 100% चांस है कि आप इन हैं, ठीक है, आपका हो जाएगा, सर्विस कोई ना कोई मिल जाएगी आपको।
बाकी भंवर सर और यस सर, आप कुछ फीडबैक देना चाहते हैं? सत्य प्रकाश, ये जो सर ने पहले ही बोला, बिहार पीएससी में आप जा रहे हैं तो बिहार सर। की नॉलेज, और नॉलेज का मतलब बेसिक नॉलेज रहे आपको, है ना। गंगा के बारे में रहे आपको, कौन कौन से मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी स्पेशलिटी क्या है, मेजर स्कीम्स, हेल्थ सेक्टर हो चाहे एजुकेशन हो चाहे वुमेन हो, है ना। ओके। इन तीनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बिहार में गठबंधन सरकार, इसके रिगार्डिंग थोड़ा पढ़ लेना कि क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में काम आता है या इसके कुछ कॉन्स हैं, है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्योंकि बिहार में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी काफी रही है। लोकल पार्टीज, है ना, इनका जो गठबंधन है जो अभी चल रहा है या जो अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अच्छे से पढ़ लेना। दूसरी चीज, बिहार में एक बहुत प्रोमिनेंट हर साल जो होता है वो होता है कोसी का फ्लड। यस ठीक। सर। तो कोसी रिवर, है ना, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में के आसपास से जाती है। अगर आपको मौका दिया जाए कि ऐसे कोई डिजास्टर होता है, उस सिचुएशन में आप लिमिटेड रिसोर्सेज और लिमिटेड मैन पावर के साथ कैसे उस चीज को कंट्रोल करोगे, या इसके रिगार्डिंग थोड़ा एक राइटअप अपना रेडी रखना। ये हो गई ओके सर। बिहार की बात। सेकेंडली, करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, जैसे अभी संसद में 140 सांसदों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, या इजराइल पैलेस्टीन जो इशू है, छोटा छोटा राइटअप और उनका इम्पैक्ट भारत के ऊपर क्या है, इसके बारे में अपने पे तैयार करके रखना। ओवरऑल ओके सर। पर्सनालिटी अच्छी है आपकी, ठीक है। जैसे सर ने बोला, चेहरे पे थोड़ा स्माइल रखना, मतलब ऐसा नहीं कि हंसते रहो, लेकिन रिलैक्स्ड होके, है ना, बॉडी टाइट करके नहीं बैठनी है, बहुत आराम यस से सर। बैठो। और रिस्पेक्टफुल टोन हमेशा रहे, ठीक है, क्योंकि जो भी आपके सामने पैनलिस्ट रहेंगे दे वुड बी एक्स ऑफिसर्स, है ना, सीनियर ऑफिसर्स हैं। तो जो यस भी, सर। जैसे आपने बहुत सी चीजें जेन्युइनली बताई, उतना ही ऑनेस्ट रहना, ठीक है। जो चीज नहीं पता है रिस्पेक्टफुली मना कर दीजिए, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, भवर सर। और सत्य प्रकाश, व्हेन यू एंटर अ फोर्स, चाहे कोई भी फोर्स है, चाहे वो पुलिस फोर्स है या कोई भी फोर्स है, आप जब भी एंटर करते हो तो हर एक फोर्स की एक एसओपी होती है। एसओपी इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये आपको तब जी। पता चलेगा व्हेन यू विल एंटर द फोर्स। हर एक फोर्स की अपनी अपनी है। आपके सामने दंगा हो रहा है, आपके सामने कोई भी ऐसे मदद करने के लिए, गुहार मांगने के लिए आता है कि भाई हमारी बचाओ, हमारी रक्षा करो, कुछ भी, हर चीज का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, उस चीज को आप फॉलो करते हैं। तो अगर कोई भी आपसे ऐसा क्वेश्चन होता है रिगार्डिंग कि आप, दंगा होगा उसमें आप क्या करेंगे, या फिर कोई भी इस तरीके से आपके पास आता है, मदद मांगता है, आप क्या करोगे, यू विल जस्ट से आई विल फॉलो दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी मैं फॉलो करूंगा, जो भी मेरे को उस समय पर जो भी कहा जाएगा, जो भी मेरे को बताया जाएगा, मैं उस चीज को अपना आगे फॉलो करूंगा। ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा कि आपके सामने कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने डाली जाएगी जहां पर कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज आपके चेक किए जाए। ठीक है, कि बिकॉज यू आर इन द पुलिस फोर्स, और पुलिस फोर्स में आपको पता है कि करप्शन है एंड एवरीथिंग इज देयर, तो अल्टीमेटली दे विल चेक यू कि आपके मॉरल और एथिकल वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो कभी भी अगर आप एसओपी के अलावा अगर आप कोई और जवाब भी दे रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखना कि मॉरल और एथिकल वैल्यूज के अगेंस्ट ना जाए। ठीक है, खासकर जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट जैसी सिचुएशंस होती हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम मॉरल वैल्यूज के अगेंस्ट चले जाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको। और बाकी ये जो आपने शर्ट पहनी है, इसका कॉलर टाइट है? यस सर। कॉलर टाइट है ना इसका? कॉलर टाइट है सर, ये बटन बंद नहीं हो पा रही है हाँ, बटन इसका। बंद नहीं हो रहा है और वो दिख भी रहा है। वो आपने जैसे टाई पहनी हुई है तो वो मेरे को दिख गया कि आपका ऊपर वाला बटन जो है वो दैट इज नॉट प्रॉपरली बटन। ठीक है, यस सर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि बेटा जो भी शर्ट पहनो तो उसका जो बटन होना चाहिए वो बंद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही फिर देन वियर अ टाई, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड वो नोटिस हो जाएगा। हेयर्स के लिए दिव्यांशु सर ने आपको बता ही दिया है कि मतलब गेट देम शॉर्ट, अगर शॉर्ट नहीं भी है तो भी उनको थोड़ा सा, क्योंकि काफी नीचे आ रहे हैं, तो उसको इस तरीके से आप करो कि थोड़ा सा ना हेड हेड स्पेस आपका जो है वो दिखाई दे। ठीक है, ओके। और बाकी जो है ये ध्यान रखना कि जैसे आप सॉक्स पहनते हो, विच टाइप ऑफ सॉक्स यू वेयर? अभी आजकल वो नया फैशन चल रहा है वो छोटी सॉक्स वाला। नहीं सर, फुल लेंथ है हाँ, सर। फुल लेंथ सॉक्स आपको पहनने हैं। ठीक है, एंड रिमेम्बर कि जिस कलर के आपके शूज होंगे, ब्लैक है तो ब्लैक बेल्ट, और अगर ब्राउन शूज आप वियर कर रहे हो तो ब्राउन बेल्ट। ठीक है, बेल्ट और शूज का आपका जो है कलर शुड बी द सेम, एंड जो शूज होंगे वो दैट शुड बी ऑक्सफोर्ड पैटर्न। ओके। ठीक है, यस ये सर। चीज ध्यान रखनी है आपको। बाकी एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। और
बाकी सारी चीजें बताई दी हैं यश सर ने और दिव्यांशु सर ने। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बीपीएससी एग्जाम इंटरव्यू। ऑलराइट, थैंक यू सर। सत्य, आपका जो चॉइस आपने फिल करी है, पहली बीपीएस करी है, उसके बाद आप राज्य कर सहायक आयुक्त पे गए हैं डायरेक्ट, सही आपने? यस सर। यही मतलब सोच समझ के भरी है आपने? हाँ सर। तो ये आपने, ये जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होते हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी, इसको नहीं चूज करा आपने? सर उसको मैंने 8वें या 9वें नंबर पे रखा है। ऐसा क्यों? सर मैंने थोड़ा सा टाइम मिले मुझे आगे प्रिपरेशन के लिए भी, क्योंकि इसमें एसडीएम और डीएसपी की भी जो सीट है सर वो फीमेल रिजर्व्ड है सर। हाँ, वो तो ठीक है, बट जिला परिवहन पदाधिकारी तो सही अच्छी पोस्ट होती है, टाइम भी मिल जाता है, वैल्यूबल पोस्ट है आने वाले टाइम के लिए आपके लिए। सर मैंने जहाँ तक देखा, लोग उसको देवर प्रिफरिंग इट फॉर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा मनी और ये ऐसा करके, तो मुझे तो उधर नहीं था सर। नहीं नहीं, ऐसा और नहीं है, बहुत अच्छी पोस्ट है, और इसमें काफी मतलब आप हमेशा जिले से संलग्न रहेंगे, और काफी वैल्यूबल पोस्ट मानी जाती है हमेशा ये बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो एक बार आप सोचना इस पे, बाकी आपकी मर्जी है। सर अब तो सबमिट कर चुके हैं सर, अब चेंज नहीं कर सकते। चलिए, कोई नहीं। कोई दिक्कत अच्छा नहीं। एक और चीज है सत्य प्रकाश, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब आपने कहा कि मैं आगे उत्तर प्रदेश का एग्जाम दूंगा, है ना, तो कभी भी आपसे ऐसा पूछा जाए, चाहे आप दो, लेकिन आप पैनलिस्ट को मत बताओ कि आप आगे क्या करोगे। आप उसको बोलो कि नहीं साहब मैं तो यहीं आ गया हूँ, मेरे को बिहार में ही रहना है और बीपीएससी में ही रहना है। ठीक बिल्कुल है, बिल्कुल। बिकॉज यू हैव टू शो योर डेडिकेशन कि भाई आप आ रहे हो, आप नौकरी के लिए आ रहे हो, तो दैट मीन्स यू विल स्टे ओवर देयर, है ना। अगर उनको ये लगेगा कि आप परमानेंटली यहाँ नहीं रहना चाहते हो, तो देन व्हाई दे विल सेलेक्ट यू। ठीक है, तो ये नहीं करना है वहां पर। ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप आगे क्या करना चाहते हो, बोल दो कि सर यूपीएससी के अटेम्प्ट्स मेरे खत्म हो गए हैं एंड इफ आई गेट सिलेक्टेड इन बीपीएससी, मैं यही जॉब करूंगा, जो भी मेरे को पोस्ट मिलेगी आई विल डू दैट। ठीक है। सर फिर अगर उस पे आया कि एसडीएम की तो पोस्ट ही नहीं है, तो आप ट्राई भी नहीं करेंगे? नहीं तो बोलना कि सर एसडीएम की पोस्ट नहीं है, लेकिन मैं जिस भी पोस्ट में जाऊंगा मैं अपना जो है 100% पूरे लगन के साथ काम करूंगा। मेरे को जरूरी नहीं है, अगर एसडीएम की पोस्ट होती और अगर मेरी मेरिट कम होती, मेरे को नीचे वाली पोस्ट मिलती, तो क्या मैं नौकरी छोड़ देता? ओके। है ना। यस सर। सत्यप्रकाश, एक चीज और है, बिहार और कास्ट सिस्टम को रिलेटेड है ना? तो हाँ आपका ऑप्शनल भी सोशियोलॉजी है, तो अगेन कास्ट रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं कि कास्ट सिस्टम इतना प्रेवलेंट क्यों है। क्यों बिहार में भी अगर आप अर्बन एरियाज में जाओ, जैसे पटना में जाओगे, तो वहां पर लेकिन कास्ट सिस्टम थोड़ा क्लास सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो इन चीजों को थोड़ा कास्ट सिस्टम और इन चीजों पे डायमेंशन पे आप एक्सप्लोर जरूर कर लेना। ठीक है। ओके सर। ओके। दूसरी चीज, बिहार में छठ पूजा बहुत प्रोमिनेंट होती है, बलिया में भी मनाया जाता है। तो यस सर। लास्ट टाइम एक इंसिडेंट भी हुआ था कि छठ पूजा के दौरान भगदड़ मच गई थी। ठीक है, काफी लोगों की जान भी गई थी। तो एक सिचुएशनल क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि एज अ डीएसपी आप कहीं पे वहाँ पोस्टेड हैं और ऐसा एक बहुत बड़ा फेस्ट हो रहा है, तो हाउ वुड यू सो कैसे कर सकते हो कि ऐसी चीजें फ्यूचर में ना हो? तो आप क्या क्या आप प्रोसीजर अपनाओगे, है ना? कैसे इंश्योर करोगे कि सेफली सारी चीजें हो जाए? क्योंकि डीएसपी आप बन रहे हो, तो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। ऑलराइट। ओके। तो अगेन लॉ एंड ऑर्डर जब अगर बात आ रही है, तो सीआरपीसी, आईपीसी, ये अगेन करंट में न्यूज में भी है, तो इनको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर भी कर लेना। ठीक है। ओके सर। ओके।